डेटा साइंस प्रोजेक्ट बैंक के लाइव प्रोजेक्ट सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर आपको डेटा साइंस की दुनिया से जुड़े हर तरह के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट देखने और करने को मिलते हैं। आज के इस सेशन में हम एक ऐसी अनोखी क्रांति की बात करेंगे जिसने बैंकिंग की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इंडिया के फिनटेक रिवॉल्यूशन ने लोगों के लिए पैसे का लेन देन करना इतना आसान बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। याद कीजिए कोविड के वो दिन जब सालों तक सब कुछ बंद पड़ गया था। सोचिए, अगर यूपीआई ना होता तो क्या होता। इस फिनटेक रिवॉल्यूशन ने ना केवल भारत को क्राइसिस में राइस होने का अवसर प्रदान किया, बल्कि भारत को दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, जिसने बीएफएसआई डोमेन की तरफ उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, फिनटेक जैसे डोमेन में अपना डेटा साइंस प्रोफेशनल के रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे। आज इस डोमेन में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, बिग डेटा इंजीनियर सभी के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। डेटा साइंस प्रोजेक्ट बैंक इन्हीं लोगों के लिए यह प्लेटफॉर्म लेकर आया है, जहां पर आप बीएफएसआई से जुड़े रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके बीएफएसआई डेटा डोमेन एक्सपर्ट बन सकते हैं। आने वाले 7 दिनों में हम इस डोमेन से जुड़े 7 इंटरेस्टिंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट करने वाले हैं, जिनका उपयोग इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है। ये प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं वह है प्री अप्रूव्ड लोन प्रिडिक्शन प्रोजेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक कैसे आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करते हैं? बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां कैसे यह तय करती हैं कि कौन से क्लाइंट को प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया जा सकता है? कैसे हमें प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर के लिए ऑटोमेटिक कॉल, मैसेज और ईमेल आ जाते हैं? इन सभी प्रश्नों के आंसर के लिए आप यह रियल लाइफ प्रोजेक्ट सेशन हमारे साथ करने वाले हैं, जिसमें कि हम यह प्री अप्रूव्ड लोन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को एंड टू एंड करेंगे, वो भी लाइव कोडिंग के साथ। अगर आप एक डेटा साइंस प्रोफेशनल हैं या डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यह प्रोजेक्ट ना केवल आपको यह समझने में मदद करेगा कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट कैसे किए जाते हैं, बल्कि आप भी यह प्रोजेक्ट हमारे साथ करके अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और ना केवल इतना ही, आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी दिखा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एवं वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप फॉलो की जाती हैं, क्या फ्लो होता है एक एंड टू एंड डेटा साइंस प्रोजेक्ट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाएगा। आप जिस भी कंपनी में एज अ डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर काम कर रहे होंगे, तो आपको आपकी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाए। जैसे ही प्रोजेक्ट एलोकेट किया जाता है, तब प्रोजेक्ट टीम और प्रोजेक्ट मैनेजर अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करते हैं। यहाँ आप क्लाइंट कह सकते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कह सकते हैं, की स्टेक होल्डर कह सकते हैं, उनके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि डेटा साइंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट ही होता है बिजनेस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के साथ। एक बिजनेस प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करने के लिए, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए, सबसे पहले हमें सभी की स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करना होता है और उस पॉइंट पर पहुंचना होता है जिससे कि हम बिजनेस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकें। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डेटा साइंस के स्किल तो होते हैं, बट उन्हें सब्जेक्ट मैटर का उतना डीप नॉलेज नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है, कई बार ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा साइंटिस्ट है, एमएल इंजीनियर है, वो उसी पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट हैं जिसमें कि उन्हें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होता है, राइट। बट इन सभी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने के बाद जनरली जनरली कंपनीज उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, राइट। अलग अलग कंपनी में डॉक्यूमेंट करने के तरीके अलग हो सकते हैं,
बट एज पर माई एक्सपीरियंस आई कैन से वी हम सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है वो हम आपको डिटेल में इस वीडियो के एंड में बताएंगे, कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाया कैसे जाता है, किस तरह से तैयार होता है, क्या क्या चीजें प्रोजेक्ट चार्टर में डाली जाती है। बट इन जनरल प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में किए डिस्कशन को डॉक्यूमेंट करके क्लाइंट और की स्टेक होल्डर्स को दिखाया जाता है कि प्रोजेक्ट टीम ने क्या, आपने जो एक्सप्लेन किया उससे क्या अंडरस्टैंड किया, और उसके बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चार्टर उनको दिखाया जाता है, फिर रिव्यू किया जाता है। जब की स्टेक होल्डर और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर या क्लाइंट इसको साइन ऑफ कर देते हैं, तब हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जहां पर कि हम डेटा को गैदर करते हैं, उसके ऊपर कुछ ईडीए करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम एक दूसरा साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट चार्टर अप्रूव किया है उसके बेसिस पे उसमें सारी डिटेलिंग दी जाती है। प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे इस वीडियो में। बट इन जनरल आपको ये समझना है कि ये एक एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोजेक्ट के सारी इंफॉर्मेशन को उसमें स्टोर की जाती है। उसके बाद जैसे ही आप पीआईडी बनाते हैं और उसको आपके क्लाइंट के साथ शेयर करके उसको साइन ऑफ करते हैं, तब फिर आप सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट टूल्स एंड वर्क एनवायरनमेंट का, जिसमें कि हो सकता है कि आपका आप क्लाउड में काम कर रहे हैं तो आप क्लाउड एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे, यदि लोकल मशीन में काम कर रहे हैं तो लोकल एनवायरनमेंट को सेटअप करेंगे। वो सारी एप्लीकेशंस, वो सारे लाइब्रेरीज, वो सब कुछ आप अपने प्रोजेक्ट के लिए सेटअप करते हैं। जैसे ही आप अपने टूल्स और अपने वर्क एनवायरनमेंट को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है गैंट चार्ट प्रिपरेशन और टास्क एलोकेशन। मतलब आपको अपने प्रोजेक्ट की टाइमलाइन के हिसाब से जो भी टास्क आप अपनी टीम के साथ, या आप या तो अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट करेंगे या आइसोलेशन इंडिविजुअल काम करेंगे, दोनों कंडीशंस में आपको अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, उसकी प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए एक गैंट चार्ट बनाना होता है, जो कि आपकी प्रोसेस को ट्रैक करने में मदद करता है। उसके बाद आप अपने काम प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट स्टेप, जो कि आप, यदि आप डेटा साइंस में नए हैं या ऑलरेडी डेटा साइंस में आपने काम किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट करने की डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पाइपलाइंस होती हैं। जैसे डेटा गैदरिंग करना, डेटा क्लीनिंग करना, डेटा मसाजिंग करना, एंड एंड बेसलाइन मॉडल तैयार करना, आपका फिर एडवांस मॉडल्स तैयार करना, ट्रेनिंग टेस्टिंग वैलिडेशन करना, उसके बाद आपका हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना, फिर उसके बाद फाइनल मॉडल जो आपका रहेगा उसको आपको सेलेक्ट करना, फिर डिप्लॉयमेंट करना, ये सारी चीजें उसमें आपको पता है कि एक प्रोजेक्ट करने में होती हैं। तो फर्स्ट, जैसे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप वीकली रिव्यू करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट को अपडेट देते हैं कि क्या क्या आप उस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। जब वीकली रिव्यू करते हैं तो इसी बीच आप डिफरेंट मॉडल्स को अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करेंगे। उसके बेसिस पे वो अपने फीडबैक्स देते हैं, जिसके बेसिस पे आप उनका रिविजन्स करते हैं, मॉडिफिकेशंस करते हैं, एंड फाइनली जो आपका फाइनल मॉडल होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। इस बीच में आप बहुत सारे प्रेजेंटेशंस भी करते हैं, प्रेजेंटेशन डेक्स बनाने होते हैं, और फाइनली आपको फाइनल प्रेजेंटेशन क्लाइंट को दिखाना होता है। जब आप अपना फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाते हैं या फाइनल सॉल्यूशन दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लाइंट के साथ करना होता है, जिसको वो साइन ऑफ करता है। इसका मतलब जो भी आपने सॉल्यूशन बनाया है वो सॉल्यूशन क्लाइंट उससे सेटिस्फाई है, उससे एग्री है। इस बेसिस पे जब वो अपने आप अपना यूएटी टेस्ट कर लेता है, उसको साइन ऑफ कर लेता है, तब फाइनली आप अपना प्रोजेक्ट का सबमिशन करते हैं। तो एक तरह से एक डेटा साइंस प्रोजेक्ट करने की यह एक एक फ्लो है, एक फ्लो चार्ट है जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, इस प्रोजेक्ट फ्लो में कि एक बार प्रोजेक्ट एलोकेशन होने के बाद टीम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करती है और एक प्रोजेक्ट चार्टर तैयार करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक तरीका का
डॉक्यूमेंट्स है जो कि मेनली इस पर्पज से बनाया जाता है कि हम ये डिसाइड कर सकें कि क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो टीम ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड की हुई है, और हम दोनों जो इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ प्रॉपरली अलाइन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने दिखाया है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट क्या है। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर ये क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो लोन अप्रूवल की मैनुअल प्रोसेस है उसकी जगह वो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन सब का यूज करके एडवांस प्रिडिक्शन मॉडल को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उनके सिस्टम के साथ, जिससे कि उनकी प्री अप्रूव्ड लोन प्रिडिक्शन की जो मैनुअल प्रोसेस है उसको फास्ट किया जा सके, और वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेटेड प्रोसेस के साथ। तो इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करके यहाँ पर अपना स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स दिखाना होता है। फिर उसके बेसिस पे आपको दिखाना होता है कि आप क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हो, व्हाई डू यू वांट टू डू और व्हाई डू यू वांट टू नो और बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दिया हुआ है, we aim to build a machine learning model that predict the likelihood of a customer accepting a pre-approved पर्सनल लोन ऑफर बेस्ड ऑन देयर हिस्टोरिकल एंड डेमोग्राफिक डेटा। मतलब एक तरह का हम एक ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं जहां पर कि कस्टमर के प्री अप्रूव्ड लोन को ऑफर करने का जो प्रेडिक्शन है वो किया जा सके, और वो उस सॉल्यूशन को वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकें। इस तरह का हम एक मशीन लर्निंग सॉल्यूशन यहाँ पे बनाने वाले हैं। फिर उसका पर्पस क्या है, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस सॉल्यूशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपना पर्पस डालते हैं कि हम ये क्यों बना रहे हैं। उनका पर्पस है कि उनका जो प्री अप्रूव लोन प्रोडिक्शन की प्रोसेस है उसको फास्ट किया जा सके, कस्टमर को जल्द से जल्द ऑफर्स प्रोवाइड किए जा सकें, कस्टमर को जो लोन ऑफर की फैसिलिटी है वो बहुत टाइमली प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरह के उनके पर्पसेस हम यहाँ पे दिखाते हैं। बेनिफिट क्या होंगे, वो सारे बेनिफिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट को होने वाले हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोजेक्ट, वो सारे हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी, एनहांस कस्टमर सर्विसेज, इम्प्रूव एक्यूरेसी, कॉस्ट सेविंग। डेफिनेटली इस तरह के प्रोजेक्ट कंपनी की कॉस्ट को सेव तो करते ही हैं। एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज लोन ऑफर या लोन प्रोडिक्शन एक इस तरह का आप कह सकते हैं सॉल्यूशन होता है जहां पर कि आप उन लोगों को यदि लोन दे देते हो जिनको कि लोन नहीं देना चाहिए थी, तो उससे बैंक्स का एनपीएस बढ़ता है, बैंक की रिस्क बढ़ती है। इसलिए बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी इस तरह के प्रोजेक्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद होता है प्रोजेक्ट स्कोप। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दिखाना होता है कितना डेटा अवेलेबल है, डेटा में इन स्कोप क्या है, डेटा में आउट स्कोप क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखानी होती हैं। फिर लिमिटेशन एंड नोन कंस्ट्रेंट और रिस्क क्या क्या है वो दिखानी होती है, डेटा क्वालिटी, डेटा प्राइवेसी, इंटीग्रेशन चैलेंजेस हो सकते हैं, चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। तो जिस तरह की लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट हो सकते हैं वो आप यहाँ पर डालते हो। फिर उसके बाद आपको की स्टेक होल्डर्स की डिटेलिंग्स देनी होती है, जिसमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट लीड कौन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कौन है। बिकॉज कई बार होता है ये है कि डेटा साइंस की टीम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसके लिए उसे ऐसे सब्जेक्ट मैटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उन्हें इस प्रोडक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करने में मदद कर सके। इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट टीम में लेते हैं। फिर यहाँ पर आपको हाई लेवल प्रोजेक्ट टाइमलाइंस दिखानी होती है, मतलब जो जो आप प्रोजेक्ट में स्टेप्स करने वाले हो वो सारी स्टेप्स आप यहाँ पर मेंशन करते हो। जैसे प्रोजेक्ट आपको एलोकेट होने के बाद इनिशियल मीटिंग विद स्टेक होल्डर, prepare project charter, share final draft and sign off, step project, set up project tools and aligned with the team and assign the task, and data gathering, and prepare project initiation document, then share that particular final draft and sign off, and then you will do the sync up with the client, and then gather the data, then explore the data to do the EDA and data pre-processing, building baseline models,
फिर आप फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, तो जो जो स्टेप्स आप एक प्रोजेक्ट में फॉलो करते हैं वो सारी स्टेप्स आप यहाँ विथ टाइमलाइन डालते हैं। तो दो तरह की टाइमलाइन होती है, एक एक्सपेक्टेड होती है, एक एक्चुअल होती है। कई बार आप जो टाइमलाइन डालते हो उसमें किन्हीं कारणों से आगे पीछे टाइमलाइन हो जाती है, वो आपको यहाँ पर डालनी होती है। फिर आप अपने रिसोर्सेज क्या क्या आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डालते हैं, प्रोजेक्ट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट है, डिफरेंट टूल टेक्नोलॉजी और सर्विसेज की, वो यहाँ पे डालते हैं। फिर आप ये प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो अपने क्लाइंट के साथ या स्टेक होल्डर के साथ या स्पॉन्सर के साथ शेयर करते हैं, वो इसे साइन ऑफ करते हैं, जिसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन? होप आपको ये प्रोजेक्ट चार्टर कैसे बनाना है, किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है, ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, बट इस प्रोजेक्ट के फ्लो के लिए हम आपके सारे क्वेश्चंस को इस एट द एंड एड्रेस करेंगे, या फिर हमारी जो सपोर्ट टीम है साथ में प्रोजेक्ट पर, वो आपको पर्सनली उन क्वेश्चंस के लिए कांटेक्ट करके वो क्वेश्चंस के आंसर या तो ईमेल करेंगे या फिर आपको चैट पे वो क्वेश्चंस प्रोवाइड आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के बाद प्रोजेक्ट में क्या करना होता है। तो जैसे हमने प्रोजेक्ट चार्टर बना लिया, क्लाइंट को या स्टेक होल्डर को भेज दिया, उसने साइन ऑफ कर दिया, उसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर के बेसिस पे एक हम डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारी चीजें जो हमने प्रोजेक्ट चार्टर में दिखी दी हुई हैं उन्हें डिटेलिंग किया जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू क्या है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको उस प्रोजेक्ट के सारी डिटेल जैसे उसका टाइटल, स्पॉन्सर, मैनेजर, ये सब डालना है। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है डिटेल्स में वो डालना है, स्कोप्स क्या है वो डालने हैं, क्या डिलीवरेबल्स होने वाले हैं, क्या अप्रोच आप एडॉप्ट करने वाले हैं, रिसोर्सेज क्या क्या लगने वाले हैं, रिस्क क्या है, उन पर मिटिगेशन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, बजट क्या है, प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस क्या है, प्रोजेक्ट में क्या क्या आप गवर्नेंस फॉलो करने वाले हैं, कम्युनिकेशन का क्या प्लान है आपका, कौन आपके प्रोजेक्ट के पीओसी रहने वाले हैं। तो वो सारी चीजें आप इसमें डालते हैं। उसके बाद आप इसको भी अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं और उससे अप्रूवल लेते हैं। बट ये एक हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के साथ साथ ये डिटेलिंग डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके पहले आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट चार्टर साइन ऑफ होने के बाद डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट डेटा शेयर भी कर देता है और आप फिर ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इसके साथ ही जैसे हमने देखा कि आपको एक प्रोजेक्ट ट्रैकर बनाना होता है जिसको गैंट चार्ट बोला जाता है। होप आपने ये गैंट चार्ट पहले भी देखा होगा। जो हमने प्रोजेक्ट चार्टर बनाया है जिस बेसिस पे हमने टाइमलाइन डिसाइड की है, उन टाइमलाइन पर डिफरेंट जो हम एक्टिविटीज या जो टास्क करने वाले हैं उन टास्क की क्या टाइमलाइन रहने वाली है और उन टाइमलाइन के हिसाब से उनका क्या स्टेटस रहने वाला है, उस सब चीजों को ट्रैक करने के लिए ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैकर बनाया जाता है। ये प्रोग्रेस ट्रैकर आप क्लाइंट को शेयर करते हैं। अ, ये रियल टाइम में भी हो सकता है। क्लाइंट आपका हर एक प्रोसेस का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हर एक टास्क का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, हर एक एक्टिविटीज का क्या प्रोग्रेस, क्या स्टेटस है, वो चेक करने के लिए इसका यूज करता है। तो चलिए देखते हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट प्रोग्रेस ट्रैकर भी बना लिया। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है डिफरेंट टास्क और डिफरेंट एक्टिविटी जो हम इस प्रोजेक्ट में करने वाले हैं, उसके बेसिस पे हमने इसको बना रखा है। हमने डमी कुछ टीम मेंबर्स को यहाँ लिया हुआ है, उनके नेम्स के बेसिस पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। लेट सपोज यह प्रोजेक्ट हम 2 महीने में कर कंप्लीट करेंगे जैसा इसमें टाइमलाइन में शायद दिखाया गया है। तो ये ट्रैकर हम उसके लिए यूज करेंगे। चलिए हम मानते हैं कि क्लाइंट ने हमें डेटा शेयर कर दिया। जब क्लाइंट आपको डेटा शेयर करता है तो आपको डेटा के साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो आपको डेटा डिक्शनरी शेयर करे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है जो क्लाइंट ने शेयर किया है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारे डेटा में करीब 24 फीचर्स और 24 कॉलम्स हैं। जैसे आईडी है, आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, हर एक क्लाइंट के लिए एज, क्लाइंट का एजुकेशन, क्या एजुकेशन है, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस क्या है, नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, इनकम, मंथली इनकम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो क्लाइंट है उसका इंडिविजुअल इनकम मंथली क्या है, जिप कोड, किस पर्टिकुलर जगह पर वो रह रहे हैं उसका जिप कोड, मैरिड, मैरिटल स्टेटस क्या है क्लाइंट का, ओके, डिपेंडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट दिखाए गए हैं, क्रेडिट कार्ड, ओके, क्रेडिट कार्ड का मतलब पोजीशन ऑफ क्रेडिट, ओके, उसके पास उसने कभी क्रेडिट कार्ड लिया है या नहीं लिया, यदि लिया है तो उसका मंथली क्रेडिट कार्ड यूजेस कितना किया है, क्रेडिट स्कोर क्या है उसका, गुड, स्टैंडर्ड, पुअर, ओके। मतलब यहाँ इन्होंने जो क्रेडिट स्कोर हमारा 0 to 900 होता है उसको न्यूमेरिकल ना लेके उसको 3 कैटेगरी में दिखाया है, गुड, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ओके। सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं, सैलरीड, ओके, सैलरीड है या नहीं, लोन अमाउंट, कितने लोन अमाउंट के लिए वो अप्लाइड कर सकता है, ओके, नेशनैलिटी, ओके, क्या नेशनैलिटी है, पर्सनल लोन, वेदर द इंडिविजुअल हैज पर्सनल लोन, ओके, इसके पहले उसने पर्सनल लोन लिया है या नहीं लिया है, और या उसके पास पर्सनल लोन अभी चल रही है या नहीं चल रही वो दिखाया है, सिक्योरिटी अकाउंट, पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट, ओके, ओके, सी डी, पोजीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, ओके, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता है या नहीं, लास्ट 2 ईयर से रिटर्न फाइल किया है या नहीं, लिविंग प्रॉपर्टी उसकी कौन सी है, रेंटेड है या ओन है, प्रॉपर्टी का एरिया कहाँ पर है, सब अर्बन है, अर्बन है, रूरल है, ओके, और लोन का स्टेटस। तो हम कह सकते हैं इस डेटा डिक्शनरी के बेसिस पे कि हमारे 23 ऐसे डिपेंडेंट फीचर या डिपेंडेंट कॉलम हैं जिसके बेसिस पे हमें हमारे मॉडल को या हमारे सॉल्यूशन को ये प्रेडिक्ट करना है कि उनका लोन का स्टेटस, अप्रूवल का स्टेटस क्या रहेगा, उसको लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बेसिस पे हमारी मशीन ये प्रेडिक्ट करेगी। होप आप, बहुत इजी है आपको, मतलब डेटा समझने में बहुत इजी है, हम लोग सभी समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह का डेटा दिया हुआ है। तो आइए चलिए अब इसके बाद हम अ, चलते हैं अपने आईडी पर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के प्लेटफॉर्म पे। ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, आप कोई भी आईडी जो आपको कंफर्टेबल लगता है, लाइक कुछ लोग पाईचार्म पे काम करते हैं, कुछ लोग आपका वीएस कोड पे काम करते हैं, कुछ लोगों को काम करना अच्छा लगता है आपके गूगल कोलैब के ऊपर, कुछ लोगों को लोकल में जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। बट जुपिटर नोटबुक एंड गूगल कोलैब लगभग सिमिलर होते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम ये प्रोजेक्ट एक गूगल कोलैब पे करते हैं एंड देखते हैं कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं लाइव कोडिंग इस प्रोजेक्ट को लेके। तो जैसा आपने देख रखा है कि यहाँ पर मैंने गूगल कोलैब सेटअप कर रखा है। हम यहाँ आज का जो ये प्रोजेक्ट है ये गूगल कोलैब पे करने वाले हैं। आप अपने लिए कोई भी जुपिटर नोटबुक लोकल मशीन में या फिर आप VS कोड या दूसरा कोई आईडी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। देखिए, हर किसी का अपना अपना एक कंफर्टेबल चॉइस होता है, राइट, जो कि उसको एक कंफर्ट देता है काम करने के लिए। तो जनरली जो ज़्यादातर लोग हैं वो जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करते हैं, बट इसके लिए भी अलग अलग आपके सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गूगल जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन
अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड दे रखी है, जिसका यूज हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट चार्टर, पीआईडी और इन सब में कर चुके हैं। तो ये हम बेसिकली इसलिए दिया हुआ है कि जो हमारी नोटबुक है वहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट के फ्लो को, इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को, डिलिवरेबल्स को, बेसिक इंफॉर्मेशन को समझने में किसी और को हेल्प कर सके। तो ये प्रोजेक्ट और यहाँ पर जो हम कोड करने वाले हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग प्रोजेक्ट फ्लो में डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, राइट। तो जब आप कोड सेक्शन में आते हो एक प्रोजेक्ट के, तब आपको कोड करते टाइम भी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में करना होता है, राइट। आपके जो भी प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज होती हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को किन किन स्टेप्स में किया जाता है, इन चीजों को समझने के लिए आप यहाँ पर ये नोटबुक और ये कोड्स को देखेंगे, राइट। पहली स्टेप में आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट, स्टेप 1, एनवायरनमेंट एंड नोटबुक सेटअप। तो फर्स्ट स्टेप में हमने बेसिकली एनवायरनमेंट सेट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम अपने डिफरेंट रिसोर्सेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। जैसा कि आप समझने के लिए ये समझ सकते हो कि कुछ लोग जो AWS प्लेटफॉर्म का, क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, उन्हें अपना सेटअप करना होता है राइट शिफ्ट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, आपके S3 के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, लैम्डा फंक्शन के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, और भी अलग अलग सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने सेटअप कर रखा है गिटहब एंड कैगल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये प्रोजेक्ट हमने कैगल पे भी कर रखा है, तो आपको हम ये लिंक भी शेयर कर देंगे जहां से कि आप ये सारा नोटबुक डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट का सेटअप किस लिए किया जाता है, राइट। तो हमने ये यहाँ से जो सेटअप किया है उस कोड को हम रन करते हैं। ओके, इट्स डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप होती है कि बेसिक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट में जो लाइब्रेरी आप यूज करने वाले हो, उन सारी लाइब्रेरीज को आपको इंस्टॉल करना होता है, और आपको उन लाइब्रेरीज को अपने नोटबुक में इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी हम इस प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं, उन लाइब्रेरीज को ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर रखा है अपने एनवायरनमेंट में, और वहां से हम इनको अब यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमने जैसे ये को शेल रन किया, ये सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पर हमने डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी, डेटा हैंडल करने के लिए लाइब्रेरी, मशीन लर्निंग का काम करने के लिए जो यूज की जाती है sklearn लाइब्रेरी, उन सभी लाइब्रेरीज को, और जो जो मॉडल्स हमको बनाने हैं उन मॉडल से रिलेटेड लाइब्रेरीज को हमने इंस्टॉल किया है। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इसलिए हम क्लासिफायर मॉडल्स जो हैं उनको यहाँ पर इंपोर्ट किया है हमने, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपकी डेटा गैदरिंग एंड एक्सप्लोरेशन। जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं और रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेते हैं एंड इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें करना होता है डेटा को लोड अपने नोटबुक के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये कोड हमने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हम गूगल कोलैब यूज कर रहे हैं, और गूगल कोलैब में हम हमें डेटा को इंपोर्ट करने के लिए ये कोड यूज करना होता है, जहां पर आप अपनी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करते हो। देन फिर हम डेटा को रीड करते हैं, लोड करते हैं। ये हमने CSV फॉर्म में हमारी फाइल है, इसलिए हमने pd.read_csv फंक्शन यूज करके अपने डेटा को रीड कर लिया। नाउ वी चेक द शेप ऑफ डेटा। तो हमारा डेटा जो है 5000 रो, 25 आपके कॉलम्स है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा है। नाउ हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे टॉप 5 रोज को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी टॉप 5 रोज हैं, जहाँ पर हमारा सारा डेटा, ID, एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इनकम, जिप कोड, मेरिट, डिपेंडेंट एंड ऑल, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर हमें प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही है, राइट। यहाँ पर ये जो आइकन है ये कह रहा है आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओह ग्रेट, आप इसको टेबल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। प्रीवियसली आप देख रहे थे कि हमें प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो रहा था, बट यहाँ आप टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ पर अपने डेटा को एक्सप्लोर करके देख लिया है, आ, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है EDA। EDA बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने डेटा में से इनसाइट्स निकाल सकें।
हम अपने डेटा को स्टैटिस्टिकली एक्सप्लोर कर सके। जैसे ही हमें डेटा मिलता है उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप होती है, नेक्स्ट स्टेप होती है कि हमें डेटा को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कैसे करना है? स्टैटिस्टिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करके उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा डेटा एक्चुअल में कह क्या रहा है, डेटा के अंदर कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल है। तो पहले हम रन करते हैं df.info। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डेटा के अंदर कितने हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं, कितने हमारे आपके कैटेगरिकल वेरिएबल हैं, मतलब हमारा कितना डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है, कितना डेटा हमारा कैटेगरिकल फॉर्म में है। तो आप देख सकते हो कि 16 जो हमारे कॉलम्स हैं वो न्यूमेरिकल हैं, रिमेनिंग हमारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। ओके, ये देखने के बाद हम डिस्क्राइब करते हैं समरी को। हमारे डेटा की समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको df.describe फंक्शन यूज करना है। जब आप df.describe फंक्शन यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका डेटा प्रॉपरली डिस्क्राइब हो चुका है। इससे हम ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एज, किस एज के लोगों को लोन ऑफर की जा रही है। तो आप देख सकते हो कि जो एवरेज एज है वो 45 है। मिनिमम 23 ईयर्स के लोगों से लेके 67 ईयर तक के लोगों को लोन ऑफर किया जा रहा है। इनकम आप देख सकते हो कि जिन लोगों को लोन ऑफर किया जा रहा है उनकी जो एवरेज इनकम है वो लगभग 73,000 के समथिंग है, 73 के समथिंग है। एंड मैक्सिमम इनकम 2,25,000 के समथिंग है। मिनिमम उनकी जो सैलरी है वो 8,000 पर मंथ। इट मींस 8,000 पर मंथ से नीचे के लोगों के लिए ये लोन ऑफर नहीं की जा रही है। ओके, ये हम समझ सकते हैं। इसी तरह आप इस डेटा को डिस्क्राइब करके ये समझ सकते हो कि किस तरह से हमारा डेटा इनसाइट्स दिखा रहा है, राइट? उन सभी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। आप ईडीए और जो भी हमारे कॉलम है, वन बाई वन जितने भी हमारे कॉलम है उन सब को डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो अपने डिफरेंट डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज के साथ। जैसे कि हम मैटप्लॉटलिब और सीबॉन यूज कर रहे हैं, आप देखोगे यहाँ पर हम यूनिवेरिएट एनालिसिस मतलब हमारे सिंगल कॉलम्स का एनालिसिस कर रहे हैं। हमारा टारगेट कॉलम है लोन स्टेटस, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ज्यादातर लोन्स ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन है वो दोनों बराबर है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जिनके लिए लोन अप्रूव किया गया है और जिनके लिए रिजेक्ट किया गया है। आउट ऑफ 5,000 डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हो कि 25 से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर हमें दिख रहा है कि लोन अप्रूवल्स हुए हैं, और थोड़ा 25,000 से थोड़ा कम जो रिजेक्ट हुए हैं। तो इट मीन्स हमारा जो टारगेट वेरिएबल है जिसको कि हमें प्रेडिक्ट करना है वो यहाँ पर हमें बैलेंस्ड दिख रहा है, राइट? हमारा जो लेबल है टारगेट वेरिएबल वो एकदम लेबल मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो हमें इम्बैलेंस ट्रीटमेंट नहीं करना होगा, ये हम समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट और ग्राफ के अंदर, राइट? ऐसे ही आप अपने डिफरेंट जो कॉलम्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हो। बिकॉज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखने से आपको ये समझ में आता है कि आपका जो डेटा है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे एज का आप देख सकते हो कि ये हमें दिख रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसा लग रहा है, बट ये एग्जैक्टली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ज्यादातर लोग जो 30 ईयर के एज के हैं उनको लोन ऑफर किया गया है, 50 ईयर एज वालों को लोन ऑफर कम किया गया है, 51-52 ईयर्स वालों को ऑफर किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो एज का लोन जिन्हें ऑफर की गई है। फिर इसके बाद आप देख सकते हो कि जिनकी इनकम 50,000 के नियर है उनको सबसे ज्यादा लोन ऑफर किए गए हैं। जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उन्हें लोन ऑफर कम किए गए हैं। हो सकता है कुछ रीजन जो कि और दूसरे रीजन हो, जिनकी इनकम ज्यादा है उनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है किसी कारण से, बिकॉज होता है जिनकी इनकम्स ज्यादा होती हैं ज्यादातर लोग अलग अलग तरह से लोन पहले से ही ले रखे होते हैं, तो उनकी जो लोन प्रोडिक्शन यहाँ पे हम कर रहे हैं उसको अप्रूव करने का एक कम अप्रूवल और रिजेक्ट होने का ये भी रीजन हो सकता है कि उनके जो लोन है वो ऑलरेडी चल रहे हो। तो जिनकी इनकम ज्यादा होती है ऑलरेडी वो लोग लोन दो दो तीन पर्सनल लोन या दूसरे होम लोन कार लोन ये ऑलरेडी ले रखे होते हैं, राइट? इस वजह से भी शायद हमें दिख रहा है कि जो जो
इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा के अंदर वो लोग हैं जिनका इनकम 1 लाख से कम है। ओके, क्रेडिट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ देख सकते हो। क्रेडिट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, जिनका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग ज्यादा है, जिनका स्कोर स्टैंडर्ड है, गुड वाले सबसे कम है, उसके बाद पुअर स्टैंडर्ड वाले हैं। ओके, मंथली यूजेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 लगभग 30,000 से कम वाले यूजर्स ज्यादा हैं जिनकी मंथली यूजेस क्रेडिट कार्ड के हैं। ओके, तो इस तरह से हम यूनिवेरिएट एनालिसिस कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स का। इसके बाद हम चलते हैं कैटेगोरिकल फीचर का एनालिसिस करने के लिए। तो ये आप यहाँ देख सकते हो कि एजुकेशन, ओके, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, उसके बाद ग्रेजुएट हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट। ओके, मैरिड लोग, अनमैरिड लोग ज़्यादा हैं, मैरिड कम हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग यस वाले ज्यादा हैं, ऐसे लोग जिन्होंने पहले लोन रखा है, ले रखा है, वैसे लोग कम हैं, जिन्होंने नहीं ले रखा है ऐसे लोग ज्यादा हैं। ओके, नाउ वी डू द बाइवेरिएट एनालिसिस। हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उसके साथ हमारे दूसरे फीचर का साथ हम उसका एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं कि एज, जिनका एज लगभग 35 से 55 एज वाले लोग, उनको अप्रूवल हुआ है ज़्यादा और रिजेक्शन भी कम है। ये बॉक्स प्लॉट से हम ये समझते हैं कि हमारे डेटा के अंदर किसी तरह के आउटलायर तो नहीं है जिनका हमें ट्रीटमेंट करना होगा, राइट। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स एंड चार्ट ड्रॉ करके आपके डेटा की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ईडीए का बेसिक पर्पस होता है कि आपके डेटा को स्टैटिस्टिकली डिस्क्राइब करना और हर एक फीचर का नेचर समझना कि उस फीचर का क्या नेचर है एज पर अवेलेबल डेटा, राइट। ओके, सो ईडीए करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग। हमें डेटा का मसाजिंग करना होता है, डेटा को ट्रीटमेंट करना होता है जिससे कि हम मशीन को एक क्वालिटी डेटा दे पाए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमने देखा कि भाई डेटा के अंदर कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये क्लीन्ड डेटा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई नल वैल्यू नहीं है। एक हमारा कॉलम है जो कि शायद अननेम्ड। ओके, इस कॉलम का कोई यूज नहीं है, अननेसेसरी कॉलम, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। इसको ड्रॉप करने के बाद हमें दिखता है कि हमारा डेटा क्लियर है, डुप्लीकेट भी कुछ नहीं है, हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को भी नल कर दिया है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो डेटा है ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और ये प्रॉपर डेटा हमें अवेलेबल है। नाउ डेटा में जब आप देखते हैं तो जैसे हमने पहले भी देखा कि दो तरह की आपके पास वैल्यूज कॉलम में, हर एक कॉलम में अवेलेबल होती है, एक न्यूमेरिकल होती है और एक आपकी कैटेगरिकल होती है। तो हमारा जो डेटा है हमने पहले देखा था कि ऑल अराउंड 15 कॉलम ऐसे जो न्यूमेरिकल डेटा है, रिमेनिंग 9 जो हमारे हैं वो कैटेगोरिकल डेटा है। तो जो हमारे कैटेगोरिकल डेटा वाले कॉलम्स हैं सबसे पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल में, बिकॉज मशीन लर्निंग में मशीन को डेटा इंसर्ट कराने के लिए हमें डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि मशीन का जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। मशीन जो है नंबर्स को समझती है और कैटेगरीज को नहीं समझती है, इसलिए हमें इसको न्यूमेरिकल में और कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ हम लेवल एनकोडर यूज करेंगे लाइब्रेरी, जिसके बेसिस पे हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, जो हमारी लाइब्रेरी है लेवल एनकोडर मॉड्यूल है, उसको रिकॉल किया, उसको सेटअप किया, उसके बाद उसको फिट कराया अपने जो कैटेगरिकल कॉलम है और उनको सबको हमने लेवल एनकोडर यूज करके कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेवल एनकोडर होता यह है कि ये आपकी कैटेगरी को लेवल कर देता है। लेट सपोज आपकी कैटेगरी यस और नो है तो ये 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा। यदि आपकी कैटेगरी है पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, तो ये 0 1 2 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये आपके फीचर्स को लेवल कर देता है। आइए चेक करते हैं, लेवल एनकोडर करने के बाद हमारे फीचर्स जो हैं वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हुए। ओके, हमने इसको रन नहीं किया, लेट्स फर्स्ट रन दिस एंड देन रन दिस।
एंड यू कैन सी हमारे ऑलमोस्ट सारे फीचर जो हैं अब कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो हमने अपने डेटा का ट्रीटमेंट कर लिया, नल वैल्यूज को ट्रीट कर लिया, आउटलायर्स को ट्रीट करने के बाद फिर हम अपने डेटा को मॉडल के लिए तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरीके से चीजें कर सकते हो। एक तो आप बेसलाइन मॉडल इसी डेटा पे बना सकते हो, या फिर इसको यदि आप, ये डिपेंड करता है कि आपका, यदि आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली यहाँ के बाद आपको मॉडल, बेसलाइन मॉडल बनाना चाहिए, उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग पे जाना चाहिए। और यदि आप एक्सपर्ट हो, ऑलरेडी डेटा साइंस में काम कर रहे हो, आपको डोमेन का नॉलेज है, आपको डेटा साइंस का नॉलेज है, यू कैन गो विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग अपने अपने पर्टिकुलर स्किल और अपनी अपनी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर की जाती है। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि इसी तरह से फीचर इंजीनियरिंग आप करोगे। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट को लेके, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है डेटा साइंस मशीन लर्निंग को लेके, उसके बेसिस पे आप फीचर इंजीनियरिंग करते हो। फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली होती ये है कि आप जो अवेलेबल आपके कॉलम्स और फीचर हैं उनको यूज करके कोई नया फीचर क्रिएट करते हो। लेट सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, हमारे पास इनकम और डिपेंडेंट दो फीचर हैं। तो हम यहाँ पर ये एक नया फीचर बना रहे हैं कि हमारा जो इनकम है वो डिपेंडेंट के ऊपर यदि बढ़ता है तो इनकम पर डिपेंडेंट कितनी जाएगी, राइट। एक तरह से हम ये फीचर बना, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, राइट। हम यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया है कि हम इनकम पर डिपेंडेंट एक फीचर बना ले, बिकॉज मशीन को वो इंफॉर्मेशन जो कि वो प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सके, उस तरह के फीचर्स हमें डेवलप करने होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं इसको रन करके। ओके, तो आप यहाँ से अपने फीचर्स क्रिएट कर सकते हो फीचर इंजीनियरिंग करके। जैसे ही आप फीचर इंजीनियरिंग करके नए फीचर क्रिएट करोगे, देन नेक्स्ट स्टेप में आपका स्टार्ट होगा बेसलाइन मॉडल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमने टाइम की कमी होने की वजह से जो भी हम मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं वो सारे मॉडल्स को हम एक साथ यहाँ पे ट्रेन, टेस्ट एंड वैलिडेट करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहली स्टेप मॉडल बिल्डिंग की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा डेटा होता है उसे हमें ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना होता है। तो हमारा ये जो टारगेट वेरिएबल है उसको हमने टारगेट वेरिएबल y दे दिया। जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने x वेरिएबल में लिस्ट करके डाल दिया। और जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है उसको यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर हमने जो हमारा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है उसको यूज करके हमारे डेटा को एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पर हमने उसको डिफाइन कर दिया, इन वेरिएबल्स में डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमें इनिशिएट करना होता है, इनिशियलाइजिंग द मॉडल। तो जो भी हमारे मॉडल हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लॉगरिथम, जो हमारा डिसीजन ट्री क्लासिफायर है उसको DT CLF में हमने दे दिया। जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है उसे RF CLS में दे दिया। जो हमारा XGBoost क्लासिफायर है उसे XGB CLF, ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर हमने हमारे मॉडल्स को इनिशिएट कर दिया। जैसे हमने मॉडल इनिशिएट करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, ट्रेन डेटा के ऊपर, राइट। तो हमने अपने सभी मॉडल को डॉट फिट फंक्शन यूज करके ट्रेन कर दिया। तो हमने सारे जो हमारे मॉडल हैं उन सबको यहाँ पे ट्रेन कर दिया, राइट। और फिर इसके बाद हमें उन्हें टेस्ट एंड प्रेडिक्ट करना होता है। तो जो हमारा टेस्ट डेटा होता है उसके ऊपर हम अपने मॉडल का प्रिडिक्शन करते हैं। होप आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन? यदि कोई क्वेश्चन है तो आप अपने चैट में पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम रन करते हैं अपने सारे मॉडल्स को। इट्स रनिंग। ओके, सो यू कैन सी व्हाट इज द इशू, आर नॉट यूज्ड। लेट्स रन। ओके, आई थिंक I forgot to run. We have run this. We have run this. And okay, and now we are going to run this. Done. Okay, हमारे मॉडल ट्रेन हो चुका है। इसके बाद हम इसका एवेल्युएशन करेंगे। ओके, तो एवेल्युएशन करने के लिए जैसा आप जानते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंदर जो एवेल्युएशन मैट्रिक्स होते हैं, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर, ROC, AUC स्कोर।
तो ये सब जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होते हैं उन सबको हमने एक एवेल्युएशन फंक्शन के अंदर डाल दिया, एवेल्युएट मॉडल। तो एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, इस फंक्शन के अंदर हमारे जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं मॉडल रन करने के बाद, उनको ट्रेन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर उनको एवेल्युएट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन हमने बना दिया, उसके बेसिस पे ये सारे फंक्शंस रन करके हमने अपने जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है उसको जनरेट करना है। तो लेट्स रन दिस मॉडल। यू कैन सी हियर when we run this model you got the performance report for each and every model, right? हमारा जो बेसलाइन मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। यू कैन सी accuracy is 5 point, F1 score is also low, 68 something। बट जो हमारे बाकी मॉडल है जैसे डिसीजन ट्री क्लासिफायर है, it's giving a great performance. Random forest performance is also great. XGBoost is also great. Okay, it means हमारे जो remaining models हैं they are giving a great performance. Based on the performance we have decided which model we can use, right? So आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे तीन जो remaining model हैं they are giving a good performance। तो यदि हम चाहें तो उन मॉडल्स में से किसी एक मॉडल को चूज कर सकते हैं। अब हमें इन मॉडल्स के बेस पे ये मॉडल, तो इस मॉडल में से कोई एक फाइनल मॉडल जो है वो हम उसको पिक कर लेंगे और उसके बाद हम उसको डिप्लॉयमेंट के लिए ले जाएंगे। तो ये जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ये हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में, और उसके बेसिस पे क्लाइंट को ये बताना होता है कि हमने ये मॉडल्स बनाए हैं, इनमें से मॉडल के ये परफॉर्मेंस है, और फाइनली ये मॉडल हम आगे लेके जाने वाले हैं यूज करने के लिए। तो उस बेसिस पे आप देख सकते हो कि हमने एक 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 और चीज है जो हमें अपने क्लाइंट को बतानी होती है, या एक और आपको मशीन लर्निंग के अंदर एक और चीज करनी होती है जिसके बेसिस पे आप ये दिखाते हो कि आपके जो डेटा है उसके अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि आपके प्रिडिक्शंस को ड्राइव कर रहे हैं, राइट? जो कि आपके प्रोडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक जो कि हमारे दो मॉडल हैं एक्जी बूस्ट और आपका हम ले लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट। ओके, इन दोनों रैंडम फॉरेस्ट और एक्जी बूस्ट में हमने ये एनालिसिस किया है कि कौन कौन से फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो ये रन करने के बाद हमें निकल कर आया कि क्रेडिट स्कोर। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्रेडिट स्कोर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रिडिक्ट वेदर वी कैन गिव अ लोन और नॉट। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एरिया। अच्छा, जो जो लोगों के पास प्रॉपर्टी है किस एरिया में है, वो रूरल में है, अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है इस रैंडम फॉरेस्ट में। इनकम डेफिनेटली, सैलरीड है कि वो आपका नॉन सैलरीड पर्सन है, वो भी एक फैक्टर है। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड कितने यूज करता है, लास्ट 2 ईयर में रिटर्न भरा है कि नहीं, इनकम पर डिपेंडेंट कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, एज क्या है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मंथली यूजेस क्या है यहाँ तक। तो क्रेडिट स्कोर से लेके मंथली क्रेडिट कार्ड यूजेस तक ये सारे फीचर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपका रैंडम फॉरेस्ट में प्री अप्रूव लोन प्रोडिक्शन करने के लिए, राइट? तो हमें ये सारी चीजें क्लाइंट को शेयर करनी होगी। ऐसे ही आप एक्जीबूस्ट में जो वेटेज हैं आपके फीचर्स, किन किन फीचर पे का वेटेज ज्यादा है आपके प्रोडिक्शन में, वो यहाँ देख सकते हैं। सेम लाइक अदर क्रेडिट स्कोर है, फिर उसके बाद इनकम है। यहाँ पर दूसरा था प्रॉपर्टी एरिया, बट यहाँ पर है आपका इनकम, फिर एज है, फिर सैलरी है, फिर लास्ट 2 ईयर्स का है एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 out of 23 features, 22 features, there are 10 feature which contributing more to do the prediction, right? तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये वाले जो फीचर हैं उनका प्रेडिक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बेसिस पे आप जब ये कर लेते हो फिर आप अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन करते हो, लाइक based on our model evaluation, XGBoost and Random Forest model are likely to be a best performers, and these model are integrated with the real time system for offering paperless and pre-approved loan.
तो ये मॉडल जो हमने यहाँ बिल्ड किए हुए हैं, इन मॉडल्स को हम बैंक्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि रियल टाइम में वो ये प्रिडिक्ट कर सके कि किन लोगों को उन्हें लोन ऑफर करनी है और किन्हें ऑफर नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो इसके बेसिस पे वो अपनी मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। वो पर्सनल लोन ऑफर करने के लिए जो की फीचर दिए हुए हैं उनको कंट्रोल या उनको फोकस कर सकते हैं। और रेगुलरली इस मॉडल को नए डेटा के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए उन्हें इसको मेंटेन भी करना होगा, जिससे कि वो उसकी एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअसली मेंटेन रख सके, राइट। तो आपको अपने क्लाइंट को जब आप ये मॉडल बिल्ड कर लेते हो तो इस तरह के कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस देने होते हैं। तो आपको ये सारा कोड क्लियर हो गया होगा, सारी स्टेप्स क्लियर हो गई होंगी, हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सारा प्रोजेक्ट किया। इसके बेसिस पे आप एक मॉडल बना के एक बैंक को ये सॉल्यूशन दे रहे हो कि वो कैसे अपने मैनुअल प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये वाली फाइल जो आपको ये नोटबुक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके यदि कोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे आगे भी आपको यदि कोई क्वेश्चन या कोई कोड से रिलेटेड इशू आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। होप आपको ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। यदि इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस रहते हैं, इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आपके क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करेगी। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट को लोगों के साथ शेयर करेंगे। आगे भी हमारा लिंक्डइन का जो ग्रुप है उसके साथ आप जुड़ सकते हो। और आप यदि चाहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट इन फ्यूचर करना, तो आप हमारे वेबसाइट datascienceprojectbank.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप जो हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस तरह के अनेक डोमेन्स में, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, आपके चॉइस के प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। और आपको इन प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली होता यह है कि लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशंस तो कर लेते हैं जिसके लिए बहुत हाईली भी पे करते हैं, बट वहां पर उनको जो हैंड्स ऑन कराए जाते हैं, वहां पर उनको वो चीजें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कैसे इंप्लीमेंट होंगी, किस तरह से उनको वहां पे इंटीग्रेट किया जाएगा, वो नहीं सिखाया जाता। जिससे कि लर्नर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो उन्होंने जो सीखा है सर्टिफिकेशन में उसको वो प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी जो डेटा साइंस प्रोजेक्ट बैंक है, इसमें जो प्रोजेक्ट्स हम आपको कराएंगे उनमें हम आपको एंड टू एंड सारा कुछ कैसे किया जाता है डेटा साइंस प्रोजेक्ट के साथ वो कराएंगे, राइट। तो यदि आप चाहते हैं कि आप ये सीखना कि कैसे प्रोजेक्ट चार्टर प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे आपको प्रोजेक्ट टैकर्स बनाए जाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स किया जाता है, कैसे आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना है क्लाइंट के साथ, कैसे प्रेजेंटेशन डेक बनाए जाते हैं, कैसे आपको प्रोफेशनली कोड को लिखना है, कैसे आपको सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना है। आप यदि ये सीखना चाहते हैं कि डिप्लॉयमेंट आपके प्रोजेक्ट्स का रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में या क्लाउड सर्विसेज में कैसे किया जाता है, तो ये सब सीखने के लिए आप हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो आपको बेस्ट लगे वो ले सकते हो। और आप हमारी टीम के साथ ये सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। आप जब हमारा मेंबरशिप लेते हैं तो उसके बाद आप इन सभी प्रोजेक्ट्स को एक टीम के साथ स्पेसिफिक डोमेन में करते हैं और आप ये सीखते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डेटा साइंस प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वैसे ही आपको एक सिमुलेटेड रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिया जाता है, जहां पर आपके टीम मेंबर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, क्लाइंट होगा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा, और आप ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ हम जब आप हमारे मेंबर और कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं तो आपको
एक्सक्लूसिव वेबिनार्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जहां पर हमारे आप फ्री वेबिनार्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन कर सकते हैं, मेंटरशिप सेशन कर सकते हैं हमारे मेंटर के साथ। ये सारे फैसिलिटीज भी आपको मिलेंगे जब आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और बहुत बेनिफिट वाला डिसीजन होगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे इस डेटा साइंस प्रोजेक्ट बैंक में अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे और हमारे मेंबर बनेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर हम इस प्रोजेक्ट को एंड करते हैं, और फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के इसका फायदा ले सकें। थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू सून। बाय। टेक केयर।